आदमी पार्टी मान लो कांग्रेस से कह रही है, चिल्लाते थे हम कूचा कूचा जिनको गुनहगारों की तरह, अब रहते हैं उन्हीं के दिल में हम, अब जान से भी प्यारों की तरह। वो सांसद किसकी? आपकी, डबल एपी आपकी बात, ठीक है। घटना कहां हुई? आपके मुख्यमंत्री आवास में, ठीक। पिटाई किसने की? आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पीए ने। सब तरफ आपका पाप ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इसमें बीजेपी कहां है? कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, मैं मिस्टर गांधी बोलूंगा, क्योंकि महात्मा एक हिंदू उपाधि। बात का पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनावों में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता। रेवन्ना भूल जाते हैं, ब्रजभूषण आप भूल जाते हैं, मणिपुर आप भूल जाते हैं। अरे भाई, जब तुम नियम पे अड़े हुए हो तो उस नियम के तहत जो मंत्री विभाग का जवाब देगा ना, वो नहीं, मुझे प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। हम ही लड़े थे जाके ओवैसी से, लोग कहते रहते थे ओवैसी को तो लोग केक वॉक देते थे। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के समय में उस पार्टी और इसमें कितना अंतर है आप सोचिए। तो लोग कहते थे आमा मियां, वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। रुद्र हूं विष छोड़ मधु की कामना में क्यों करूंगा, है अमित सामर्थ्य मुझ में याचना में क्यों करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक बेहद ही विशेष इंटरव्यू के लिए। दरअसल ये बातचीत बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, नेता हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। और वो जब बोलते हैं तो लोग बस उन्हें सुनते रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की बात बताते हैं और विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब भी देना उन्हें बाकायदा आता है। लोग तो अब उन्हें विकिपीडिया कहने लगे हैं, क्योंकि इतना ज्ञान है उनके पास कि वो खत्म ही नहीं होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहला सवाल मैं शुरू करता हूं दिल्ली से ही। चुनाव हो चुके हैं, 7 सीटों पर जो जबरदस्त लड़ाई थी उसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ, आप अकेले। केजरीवाल का कहना है कि इस तानाशाही वाली सरकार को उखाड़ फेंकना। देखिए, ये बहुत जबरदस्त नहीं, ये विचित्र चुनाव है। मात्र एक दशक पहले आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति में असंसदीय कहे जाने वाले चोर और बेईमान जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हुए कहते नहीं आघाती थी, और वो आज उनके साथ जुगलबंदी करती नजर आती है, तो मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति में, जिसे हम कहते हैं ना, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, जो उसका प्रतीक है। दूसरा, ये जो तथाकथित नई राजनीति का दावा किया जाता है, वो नई राजनीति के दावे अंदर से कितने खोखले होते हैं, ये उसका भी एक प्रतीक है। और ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का पहला चुनाव है जब गांधी परिवार के सदस्यों ने पंजे पे ना तो मोहर लगाई है, ना पंजे पे बटन दबाया है। सोचिए हालात में कितना बदलाव आया है कि पहली बार स्वतंत्रता के बाद गांधी परिवार कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जिसे हम कह सकते हैं, वो जो पुराना गीत था ना, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। तो मुझे लगता है इन पार्टियों के लिए इसको उलट के कहा जाए कि आम आदमी पार्टी मान लो कांग्रेस से कह रही है कि चिल्लाते थे हम कूचा कूचा जिनको गुनहगारों की तरह, अब रहते हैं उन्हीं के दिल में हम, अब जान से भी प्यारों की तरह। यानी अब पूरी तरीके से वो लेकिन ये तथाकथित जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध वाली लड़ाई थी, और वो भी एक नया स्वरूप आया। जो जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों का एलिट क्लब है भारत की राजनीति में, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी ने इसको शुरुआत की थी, केजरीवाल जी उसके नवीनतम सदस्य हैं, और वो एक मामले में अपने गुरु लालू प्रसाद यादव जी से भी आगे निकल गए। कौन से में? कि लालू यादव जी ने तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, और वो जो है इस्तीफा भी नहीं दिए। मुझे याद है हम लोग उस समय यंग थे, तो लालू यादव से पूछा गया कि अब आप जेल चले जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तो उन्होंने अपने बिहारी लहजे में कहा था, अरे जलवे से चलेगी। तो उनका मतलब क्या, जेल से चलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मतलब जलवे से चलेगी सरकार। और यहां तो हकीकत में जलवे से चल रही है सरकार। ये तो एकमात्र उदाहरण भारत की राजनीति। हाँ, मगर एक मामले में लालू यादव जी से वो थोड़ा सबक लेते नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में
उनकी पत्नी का नाम केजरीवाल जी के बाद नंबर 1 पे है। न पार्टी का कोई मंत्री, न महामंत्री, न महासचिव, न सांसद, कोई नहीं। केजरीवाल जी के बाद उनकी डर है कि अगर कोई और आगे आ जाएगा तो पार्टी को ओवरटेक कर लेगा। तभी तो मैंने कहा ना, नई राजनीति के ये नए जलवे देखने को मिल रहे हैं। गंभीरता से अगर कहूं तो भारत की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब भारत अपनी शक्ति, क्षमता, दृढ़ता के साथ समृद्धि और स्वाभिमान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब ये कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं रह गया। ये कोई जोड़ बटोर करके कोई सरकार बनेगी उसका दौर नहीं है। अब एक जांचे परखे खरे नेतृत्व का समय है जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का नेतृत्व करते हुए दिख रहा है। ये प्रयोग धर्मी राजनीति का दौर समाप्त हो गया। लेकिन ये स्थितियां तो आप लोगों ने ही पैदा की, ऐसा विपक्ष कहता है कि ईडी और सीबीआई का उपयोग करके सोरेन को डाल दे रहे हैं, केजरीवाल को डाल रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल सबसे पहले निकलते हैं तो कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, और ये तब थोड़ा और प्रूफ होता है जब 95% के विपक्षियों पर ईडी दर्ज करती है पिछले 10 साल में। ये जो आपने सवाल किया है बहुत वाजिब है। पहली बात तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? तो 2012 में भी जेल गए थे जब अन्ना को जेल में डाल दिया था कांग्रेस की सरकार ने, तो केजरीवाल जी भी उनके साथ जेल में थे। और तब आपको याद हो तिहाड़ के आसपास की सड़कों पर हुजूम उमड़ आया था। इस बार केजरीवाल जी गए तो कितनी भीड़ नजर आई थी। और जो आरोप लगाते हैं कि 2014 के बाद ऐसी ऐसी स्थिति हुई, तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि 2014 से पहले के 25 साल, ये कोई एक ऐसे 2 या 3 साल बता दें जब इन दलों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर न काटे हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे के ऊपर मुचलके पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस, वो अक्टूबर 2013 में रजिस्टर किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे, हमारी सरकार नहीं थी। आइए, डीएमके के नेता कनिमोझी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये सब के सब कोर्ट के द्वारा जेल गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया हो। लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने साक्ष्यों को माना और जेल भेजा। तो 2011 में कनिमोझी राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2009 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। तो जेएमएम के पहले व्यक्ति नहीं है। और 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, मुलायम सिंह और मायावती के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस 2007-8 में आया, राजीव गांधी जी के खिलाफ आरोप 1987 में लगे, एफआईआर बोफोर्स में 1990 में जारी हुई। गजब का तर्क है साहब। 1987 से 2014 तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जो डूबे उतर आए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे और नहाए हैं, वही आज हम पर ये आरोप लगाए हैं कि सब कुछ 2014 के बाद हो रहा है। इसीलिए मैंने लोगों की थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश कराने का काम किया कि कितने जमाने से ये लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं जो पार्लियामेंट में बोली थी, ऑन द लाइटर नोट में कहूं, मैं सिर्फ 2 केस बताना चाहता हूं जो न्यायालय के द्वारा साबित हो गए। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, वो न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध होने के बाद। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, आपको ध्यान हो अभी कोर्ट ने जजमेंट दिया ना कि अगर सांसद लोग रिश्वत लेके वोट देते हुए पाए जाएंगे तो उनको वो इम्यूनिटी नहीं होगी कि आपने संसद के अंदर वोटिंग की इसलिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये किस संदर्भ में है? ये 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ था, जिसमें यह साबित हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाया था। तो तब भी यही जेएमएम थी, यही कांग्रेस थी, यही भ्रष्टाचार था 30 साल पहले। तो जो एक पुराना फिल्मी गाना था ना, मैं उसको थोड़ा परिवर्तित करके कहूंगा कि हम 2024 में खड़े हैं। तो मानो ये भ्रष्टाचारी दल एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल केस में अगर जिक्र अब केजरीवाल का हो रहा है तो उसका जिक्र होना बेहद जरूरी है। स्वाति मालीवाल आज वोट डालती हैं और वोट डालने के बाद पहला बयान उनका आता है कि महिलाओं घर से बाहर निकलो, वोट डालना बेहद जरूरी है। अब कयास लोग लगा रहे हैं कि वोट कहाँ गया, किधर गया, वो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन आप लोग इतना इंटरेस्टेड स्वाति मालीवाल केस में क्यों हैं? ये आम आदमी पार्टी के हैं। नहीं, आप
हमसे पूछ रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं आप क्यों इंटरेस्टेड है इसमें? देखिए साहब, वो सांसद किसकी? आपकी, डबल एपी आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। घटना कहां हुई? आपके मुख्यमंत्री आवास में, ठीक। पिटाई किसने की? आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पीए ने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आरोप किस पे लगाया? आपकी सरकार पे। उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी किसकी लगी हुई है? आपकी। उसके बाद जो बयान दे रही हैं तो आपकी मंत्री बयान दे रही हैं। अरे मेरे भाई, सब तरफ तो आप ही आप हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं, ए भाई, ये किसको आपके अलावा कोई दूसरा नजर आ रहा है? ये सब तरफ आपका पाप ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इसमें बीजेपी कहां है? और मैं एक और बात कहूं, देखिए कई बार ऐसा हुआ है भारत की राजनीति में, ऐसे उदाहरण आए हैं कि किसी राज्य में किसी दल की सरकार है तो दूसरे दल के सांसद के साथ दुर्व्यवहार हो गया। पर यह इकलौता उदाहरण भारत की राजनीति का है कि जिस दल की सरकार है उसी दल के सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और दुर्व्यवहार नहीं हुआ, पिटाई हुई। कहां हुई? राज्य में। कहां? मुख्यमंत्री आवास के अंदर। मैं चुनौती से कहता हूं, भारत की राजनीति का कोई उदाहरण बता दीजिए कि उसी पार्टी के एमपी की, उसी पार्टी के सीएम आवास में इस तरह से पिटाई हुई हो, वो भी महिला सांसद की। तो जैसे कभी 1995 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी के ऊपर हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी के लोगों ने किया था, तो इसे स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। वो तो अपोजिट पार्टी थी, ये तो सीएम हाउस कांड है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में ये कहूं कि मान लो केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं, इसे संस्कृत में मैं कहना चाहूं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसानाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। यानी जब जब महिला सांसद उनसे अपॉइंटमेंट मांगे तो शायद उनका सिद्धांत यही है कि लात घूसे कमर पे और चांटा मुंह के ऊपर। और मैं कह रहा हूं, एक और बात सोचिए, यदि कोई महिला, ये मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं, कोई महिला यदि ये शिकायत करे तो वो अपने आप में प्रमाण मानी जाती। और आज स्थिति क्या है कि मतलब एक शब्द जो स्वाति मालीवाल जी ने स्वयं प्रयोग किया कि चीरहरण हुआ मुख्यमंत्री आवास के अंदर और चरित्र हरण हो रहा है सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के द्वारा। और केजरीवाल जी तो बड़े इंटेलिजेंट और बड़े सयाने बनते हैं, हमारी पार्टी के इंटरनल मामलों बताते हैं, मुझे तो ये पता है ये होने वाला है, मुझे तो फलाने ऑफिसर ने ये बताया कि ये होने वाला है, वो मोदी जी से मिलके आए थे उन्होंने मुझे बताया ये होने वाला। और उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सांसद और 2 बार से उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष, राजनीति में आने से बरसों पहले से उनकी साथी, कबीर एनजीओ के समय से वो बीजेपी की एजेंट है, वो उन्हें अब पता लग रहा है। तो इससे समझ में आता है कि क्षुद्र राजनीति के लिए कोई व्यक्ति या पार्टी अपने विश्वस्त और पुराने से पुराने सहयोगी का बलिदान नहीं, उसका चरित्र हनन करने में भी लेश मात्र संकोच नहीं कर सकते। इससे ये इनका असली चरित्र। बिल्कुल, आप लोग महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देते हैं, पीएम मोदी भी बात करते हैं, मालीवाल पे आप लोग सवाल उठाते हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन विपक्ष फिर ये कहता है कि रेवन्ना भूल जाते हैं, ब्रजभूषण आप भूल जाते हैं, मणिपुर आप भूल जाते हैं। आप जो आपने बात कही रेवन्ना के विषय में, वहां सरकार किसकी थी? अगर कोई क्राइम हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कौन करता है? पुलिस ही इन्फॉर्म करती है ना कि अमुक व्यक्ति है और ये अमुक व्यक्ति जा रहा है। ठीक, आप उसको जाने देते हैं। और सवाल, आप देखिए बड़ी मजेदार बात है, यहां कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारी है, इसलिए स्वाति मालीवाल पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और कर्नाटक में पुलिस किसकी है? कर्नाटक में पुलिस उनकी है, मगर तो भी जिम्मेदारी हमारी है। ये जो दोहरा तर्क है ये समझना। और मणिपुर की एक बहुत गंभीर घटना के ऊपर भारत सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ, सतर्कता के साथ और संवेदनशीलता के साथ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की थी। इसलिए जो कैजुअलिटीज हुई थी वो शुरू के 1-2 दिन में हुई थी और उसके बाद बहुत दृढ़ता के साथ कार्य किया। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर इतना विषय पिछले संसद सत्र में कहा गया कि नियम 267 के तहत बहस हुई। मैं राज्यसभा में था और उपराष्ट्रपति महोदय ने शुरू कर दिया, सेकेंड हाफ में 2 बजे प्रोसीडिंग शुरू, उन्होंने कहा चर्चा की जाए। उन्होंने कहा ना, इस नियम के तहत नहीं, 267 नियम के तहत। आप सुनिए, जबकि उस नियम के तहत वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, उपराष्ट्रपति महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2.5 घंटे का होता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी, आप जितना चाहें बोले। ना, मुझे 267 नियम के तहत चाहिए। 267 नियम क्या होता है कि सारा कार्य रोक कर किया जाए, काम की इंपॉर्टेंस। अरे भाई, जब डिस्कशन ही शुरू हो गया तो कार्य रोक कर क्या करना? खैर नहीं, मुझे 267 के तहत चाहिए। ठीक है साहब, अगर सारे कार्य रोक कर सबसे पहले मणिपुर होना था
तो दिल्ली के ही चुनाव, दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल आया, उस पे आम आदमी पार्टी का साथ लेना था, तो अब 267 की मांग किनारे। अब कहेंगे नहीं, पहले दिल्ली वाले बिल के ऊपर डिस्कशन हो जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब आप मणिपुर के लिए जो कुछ कर रहे थे उसमें नाटकीयता और राजनीति थी, संवेदनशीलता नहीं थी। अब आइए 267 रूल के तहत रूल यह है कि संबंधित विभाग का मंत्री जवाब देगा, यानी इस संदर्भ में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जवाब देंगे। न मुझे प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। अरे भाई, जब तुम नियम पे अड़े हुए हो तो उस नियम के तहत जो मंत्री विभाग का जवाब देगा, न वो नहीं, मुझे प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। चलिए साहब, अब वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए मणिपुर के मुद्दे पे, और डिजिटल जमाना जाके देख लीजिए, विपक्ष के जो लोगों ने मणिपुर पे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पे भाषण दिया है संसद में, 5% मणिपुर पे नहीं बोला है। 5% मणिपुर में नहीं बोला, बाकी सब इधर उधर की बातें उन्होंने की हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो वॉकआउट कर गए। अरे आपने इतने दिन संसद नहीं चलने दी कि प्रधानमंत्री का जवाब सुनना है, और प्रधानमंत्री का जवाब सुनने से पहले भाग गए। ये फिर दिखाता है कि राजनीति। और दूसरी बात, आप केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आए मणिपुर को लेकर, दिल्ली में आपने हंगामा मचाया, इंफाल में कोई बयान नहीं देखा, कोई प्रदर्शन नहीं देखा, मणिपुर विधानसभा में कोई सरकार के विरुद्ध नोटिस नहीं, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं। इसका क्या तात्पर्य लगाया जाए कि मणिपुर में आप मुख्य विपक्षी दल हैं तो आपकी कोई भी गतिविधि मणिपुर में इंफाल में नजर नहीं आ रही, सब कुछ दिल्ली में नजर आ रही। इसका मतलब मणिपुर के प्रति आपके मन में संवेदना नहीं है। मणिपुर को मुद्दा बना के सिर्फ दिल्ली में राजनीति करनी। ठीक है, संवेदना के साथ हमारी सरकार काम करे। ठीक है, अब राजनीति और चुनाव पर आ जाते हैं। केजरीवाल पर बात हो गई, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। जब चुनाव के कैंपेन शुरू होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, देश के संसाधनों पर पहले हक की बात आती है, तो मंगलसूत्र का जिक्र होता है। कांग्रेस आपकी संपत्ति बांट देगी मुसलमानों में अगर 4 जून को आ जाती है। मुसलमानों को डराया जा रहा है, फिर हिंदुओं को डराया जा रहा है, या और साथ में देश के संसाधनों पर पहला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यथार्थपरक बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही, विरासत का, कह रहे हैं ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि लेके मुसलमानों में बांट देंगे। मैं साफ पूछना चाहता हूं, इनहेरिटेंस लॉ, विरासत का कानून एक सिविल लॉ है, और इन लोगों ने मुस्लिमों का सिविल लॉ अलग कर रखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये जो तथाकथित विरासत टैक्स की ये बात कर रहे थे, कांग्रेस इंडी गठबंधन से चुनौती से पूछता हूं कि ये कॉमन सिविल कोड की तरह लागू होने वाला था या पर्सनल लॉ अलग रहने वाला था। मैं चुनौती कहता हूं, नहीं बोलेंगे, कॉमन सिविल कोड तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विरासत का जो कानून आप लाने की दावा कर रहे हैं वो किस पे लागू होगा? सिर्फ हिंदुओं पे, क्योंकि मुस्लिमों का तो पर्सनल लॉ अलग है और इनहेरिटेंस पर्सनल लॉ का हिस्सा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एकदम टेक्निकली परफेक्ट है कि आप एक समुदाय की संपत्ति लेकर दूसरे में बांटने की बात करेंगे, और संसाधनों के पहले हक की जो बात कही गई, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वो वीडियो अवेलेबल है, और वो केवल ऐसे ही नहीं था। माइनॉरिटी जो उनकी कमेटी की रिपोर्ट है जून 2006 की, जिसमें बहुत क्लियर कट लिखा है कि 15% आउटले माइनॉरिटीज के लिए करना है। अगर आप ध्यान करिए, अभी जो पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का जजमेंट आया, आप बताइए, ओबीसी वर्ग की, अन्य पिछड़े वर्ग की 71 जातियां जोड़ी गई बंगाल में, जिसमें 65 मुस्लिम। तो आप तो पहला हक दिए दे रहे हैं। और जब ओबीसी कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने, यहां पे मैं बात और स्पष्ट कर दूं, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न दिया होता तो राज्य सरकारें अपनी मनमानी करके ओबीसी सूची में मुस्लिमों को ऐड करती रहे। वो तो चूंकि अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तो आपको पिछड़े वर्ग आयोग की बात का जवाब देना पड़ेगा। जब पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा कि ये कैसे हो गया कि 71 में 65 मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा कन्वर्ट होने से पहले ये लोग इस जाति के थे, इसलिए इनको दे दिया गया। अब देखिए दोनों बातों में क्या क्रक्स है। कन्वर्ट होने के बाद भी मुसलमानों में जाति होती है। अब आप आइए, उसके बाद प्रश्न पूछा आयोग ने कि इतना कन्वर्जन कैसे हो गया? चुप्पी, उस पर एकदम सेकुलर चुप्पी हो गई। और उसमें आयोग का यह कहना, कई जातियां ऐसी हैं जो मुख्यतः बांग्लादेश में ही पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती। कोई कहेगा ऐसे कैसे, बड़े राज्यों में होता है कि कुछ जातियां ऐसी होती, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप पूर्वांचल में चले जाइए, गाजियाबाद में जाट समुदाय पाया जाएगा, गाजीपुर में नहीं पाया जाएगा। तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो पूर्वी बंगाल में ही पाई जाती थी, पश्चिमी बंगाल में नहीं। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा था कौन देश के संसाधनों पे हक देना चाहता था। और फिर एक और बात कह दूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या था?
ये संसाधनों पे हक नहीं था कि किसी भी संसाधन पे, जमीन पे अगर वो उंगली रख देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है उनकी नजर में, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो जो बातें कही गई हैं, आज की मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, थोड़ा सा गहराई से जाके सर्च करिए, सोशल मीडिया पे प्रचार दुष्प्रचार में मत पड़िए, पढ़िए वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है, पढ़िए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। और फिर कुछ लोग कहेंगे आप बदल क्यों नहीं रहे हैं, उसका कारण ये कि कोर्ट में विचाराधीन है, ये दोनों मामले चैलेंज्ड है। मतलब आप सोचिए कितना मजेदार एक्ट है कि यदि मुस्लिम वक्फ मतलब धार्मिक संस्था किसी संपत्ति पे दावा कर दे कि ये हमारी है, तो उस संपत्ति का मालिक कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट उसकी परमिशन नहीं देता, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब आप आइए, यदि किसी हिंदू मंदिर के, हिंदू संस्था को यह लगे कि अमुक मस्जिद या मुस्लिम धर्म स्थान हमारे धर्म स्थान पे बना है, तो भी वो कोर्ट नहीं जा सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ऐसा कानून जहां बनाया गया हो, आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु की आवश्यकता है? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एकदम टेक्निकली परफेक्ट, जो शब्द होता है ना, तकनीकी दृष्टि से एकदम उपयुक्त कहा था। किंतु परंतु वो वैसी को है, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया, अब ज्ञानवापी छीनने की तैयारी कर लिया, फिर मथुरा छीनने की तैयारी कर ली है। कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं, मस्जिदें छीन रहे हैं। देखिए, दोनों ही मामले न्यायालय में विचाराधीन है और राम मंदिर के ऊपर न्यायालय ने निर्णय दिया है। और मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, ये जो दुष्प्रचार की पराकाष्ठा की जाती है कि जैसे राम मंदिर का निर्णय हमारी सरकार आने के बाद हुआ, मैं सबको याद दिला देना चाहता हूं, उससे पहले 7 निर्णय कोर्ट के उत्तरोत्तर राम मंदिर के पक्ष में थे। और यह भी आपको बता दें कि वहां 1937 के बाद से नमाज नहीं होती थी रेगुलर, और 22-23 दिसंबर 49 को मूर्तियां स्थापित होने के बाद वहां मूर्ति बाकायदा प्राण प्रतिष्ठित होकर मूर्ति पूजा हो रही। किस हैसियत से उसको मस्जिद कह रहे हैं भाई? नमाज हो नहीं रही है, मूर्तियों की पूजा हो रही और वो मस्जिद है, जबकि इसीलिए कोर्ट ने हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा। अब मैं बताता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई, तो वहां पर जो पूजा अर्चना शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। कोई कहेगा कैसे? उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर होती थी, क्योंकि हमारा संविधान 50 में बना, उस समय ब्रिटिश कानून चल रहे थे। सेकेंड, 1 फरवरी 1986 को जो ताला खुला कोर्ट के आदेश से, 9 नवंबर 1989 को शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। अब आप आगे आइए, 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में मूर्तियों को रखकर पूजा अर्चना की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। 2003 में खुदाई करने का आदेश दिया गया कोर्ट के आदेश से, जिसमें खंभे निकले। 30 सितंबर 2010 को लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, जो 1/3 2/3 वाला था। उसके बाद 9 नवंबर 2019 का जजमेंट आया। भाई साहब, 1949 से 2010 तक के सारे निर्णय उत्तर कोर्ट के पक्ष में आ रहे हैं, और यहां पर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। बैरिस्टर साहब को क्या दिक्कत है? और वैसे ही बैरिस्टर साहब को दिक्कत ये है कि उनको तो अपनी राजनीति चमकानी है, जिनके लिए होता ना, जिनको सिर्फ लड़ाई करके अपनी राजनीति चमकानी। देखिए, वो गलत नहीं कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। बैरिस्टर साहब इस समय जिसे कहेंगे जिन्ना के मूर्तिमान स्वरूप। कैसे? देखिए, जिन्ना ने क्या किया था, पहले तो जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के सदस्य थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ मांगे की थी। देखिए, 100 साल बाद हिस्ट्री अपने को कैसे रिपीट करती है। पहले उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, मैं मिस्टर गांधी बोलूंगा, क्योंकि महात्मा एक हिंदू उपाधि। इसीलिए आपने जितनी मूवीज देखी होंगी, जितने सीरियल देखे होंगे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को मिस्टर गांधी बोलते थे। अब कांग्रेस मान गई उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरी धार्मिक भावना हट होती, उस पर भी मान गए। फिर उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, वो भी मान गए। तो अगर आप देखें, वो एक के बाद एक अपनी मांग बढ़ाते चले गए, और जब उनको लगा उनकी ताकत बहुत हो गई, उन्होंने मुसलमानों से कहा अपनी पार्टी बनाओ भाई, अब क्या जरूरत है गांधी नेहरू के पीछे खड़े होने की, अब क्या जरूरत है तिलक और पटेल के पीछे खड़े रहने की, अब हमारे साथ आ जाओ। बस वो वही कर रहे हैं। ये तथाकथित सेकुलर दल अपनी बहुत छोटी शॉर्ट साइटेड दृष्टि के कारण
उनको केवल तात्कालिक सत्ता से मतलब है, 5 साल 10 साल सत्ता रह जाए, क्या होगा देश का 25-30 साल के बाद, उससे मुझसे क्या मतलब। उसके लिए वो इस सीमा तक कंप्रोमाइज करते चले जा रहे हैं कि एक तरीके से ओवैसी जैसे लोग अपने एजेंडा में सफल हो रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, भारत के अंदर इसके लक्षण दिखने लगे। अब आप देखिए, असम में बदरुद्दीन अजमल जी की AIUDF, मुस्लिमों की पार्टी, उन्होंने बना ली ना अपनी। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की वो जो सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी, उन्होंने एक पार्टी बना ली। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी है ही है, केरल में मुस्लिम लीग है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं कोई बात हवा में सिर्फ थ्योरी में है, वो प्रैक्टिकल में भी दिख रहा है। अगर क्या बताएं, वो सेकुलर पॉलिटिक्स वाले तो गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, न देखना है न सुनना है, और कहने की तो तौबा तौबा। बिल्कुल, अब चिंता की बात नहीं है। वही मैं आ रहा था, चिंता की बात नहीं है। क्या आपको मिल गई हैदराबाद में माधवी लता ओवैसी का तोड़, साउथ में अन्ना मलाई आपको मिल गए तोड़, सूर्या मिल गया आपको लोगों को तोड़, ये जो युवा चेहरे हैं, लगता है कि साउथ में कमल खिला पाएंगे भविष्य में? देखिए, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनावों में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद जब अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल तक जमीन पे जाके जो काम किया, और फिर उस व्यवस्था को हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बड़ी कुशलता के साथ जो संगठनात्मक दृष्टि से संचालित किया है, तो इस बार उन राज्यों में जहां हम अपेक्षाकृत बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे मजबूत, इस बार हमें उसमें शानदार सफलता मिलेगी। इस बार आप देखिएगा, जो तटीय राज्य हैं, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु में भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और केरल में भी हम खाता खोलने में सफल होंगे। बिल्कुल, मैं इन तीनों नामों पे आपसे कुछ चर्चा चाहता हूँ, माधवी लता, तेजस्वी सूर्या और अन्ना मलाई। देखिए, समय समय पे पार्टी युवा और जो एनर्जेटिक चेहरे हैं उनको आगे करती रहती है। अन्ना मलाई जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने आप उभर कर सामने आते हैं, और अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बहुत प्रभावी होने वाला है, बहुत इफेक्टिव आने वाला है, और सीटें भी ऐसी आ सकती हैं कि लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। और अगर बात एक और बात देखिए, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम ही लड़े थे जाके ओवैसी से। लोग कहते रहते थे ओवैसी को तो ये लोग केक वॉक देते थे, चाहे BRS हो या कांग्रेस हो, और बता देते थे आपकी भी टीम, और उनके साथ मिलकर सरकार भी ये चला चुके हैं अविभाजित आंध्र प्रदेश में। MIM कांग्रेस की सरकार के साथ रह चुकी है, और तब भी हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सफल रहे। और इस बार भी अगर देखा जाए, हकीकत में असदुद्दीन ओवैसी जी को टक्कर मिली है तो इस बार माधवी लता जी के द्वारा मिली है। तो रियल में लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, आप तो केवल दिखावा कर रहे हैं। वोट जिहाद से लेकिन कैसे लड़ेंगे? अब यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि धार्मिक विषयों को लाने की बात, तो ये बताइए, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे कर्नाटक में, ये कांग्रेस बोलेगी, हमसे कहेगी कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहेंगे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, भले ही बाद में उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की, फिर कहेंगे हम बात कर रहे हैं। और फर्रुखाबाद में कहा जाएगा कि वोट जिहाद, एक हिंदी में कहावत होती है, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो फर्रुखाबाद में जो बोला गया वोट जिहाद, अब उसने इस खेल को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब ये तथाकथित सेकुलर दलों का खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है कि चेहरा तो सेकुलरिज्म का है और एजेंडा जिहादियों का है, और इसके लिए सेकुलर दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा बाद में, छोड़ो, मेरे और मेरे परिवार के पास सत्ता और पैसा रहना चाहिए, देश का क्या होगा उससे मुझे क्या चिंता। केवल एक वोट जिहाद ही नहीं है, लव जिहाद भी है इस देश में, ऐसे तमाम जिहाद हैं, उनसे लड़ाई कैसे लड़े? देखिए, जो लव जिहाद का विषय है, ये मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने नहीं कहा था। ये सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन ने कहा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। और दूसरा भी मैं ये बात कह दूं कि 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट में शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इट सीम्स दैट द टर्म विच इज यूज्ड एज रोमियो जिहाद और लव जिहाद, वो एक्चुअल नजर आता है, क्योंकि उसमें STF की रिपोर्ट थी जिसमें माना गया कि 1996 में सिमी के लोगों के द्वारा
योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई गई, उसमें करीब 5,000 डिफरेंट केसेस का स्टडी की गई थी केरला पुलिस के द्वारा, और ये पाया गया कि ये नेचुरल यानी सहज स्वाभाविक प्यार के मुद्दे नहीं है, नेचुरल लव अफेयर वाले ये नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट बनाया जाए। वहां से लव जिहाद शब्द आया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा, और मैं कांग्रेस को लोग कहना चाहता हूं, साहब आप लोग कितने अपनी गैरत छोड़ चुके हैं। ओमन चांडी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केरल विधानसभा के पटल के ऊपर ही बात स्वीकार की, और उन्होंने करीब 100 से ऊपर, शायद 300 केसेस के बारे में उल्लेख किया कि ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री बोल रहा है, केरल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बोल रहा है, केरल में हाई कोर्ट इस विषय को बोल रहा है, और वहां पर रिपोर्टें अवेलेबल हैं, मगर दिल्ली में आकर सिर्फ राजनीति करनी। इसलिए जिहादियों के आगे भी नतमस्तक हो जाना है अगर हमें तात्कालिक सत्ता मिल जाए। ठीक है, बंगाल पे थोड़ा बात करते हैं। बंगाल की जितनी सच्चाई दिल्ली पहुंचती है उससे विभत्स हालात हैं। चुनाव में जो हमने देखा कवरेज के दौरान, संदेश खाली एक बड़ा उदाहरण। क्या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय नहीं पकड़ बना पा रहा है, या फिर ममता बहुत ज्यादा मजबूत है वहां? देखिए, जो संदेश खाली में हुआ वो बड़ा दुखद और दर्दनाक है। संदेश खाली केवल एक ट्रेलर है, ऐसी तस्वीरें हजारों। बहुत सी चीजें, और विशेषकर तब जब महिलाओं के साथ और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ वुमेन एक्टिविस्ट होती है, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, किसी का कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया संदेश खाली के ऊपर। जो लोग SC ST के अधिकारों की बात करते हैं उनमें से कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं उसके ऊपर, जबकि वहां पे शाहजहां शेख किसी शहंशाही अंदाज में चल रहा था। हर जगह से पुलिस से उसको प्रोटेक्शन देने की बात कही गई। इसलिए आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बंगाल की वह पावन भूमि जहां से वंदे मातरम भी निकला, जहां जनगण मन भी निकला, जहां से श्री अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, और वहां इतना दुर्दांत दौर आया कि रामनवमी पर अटैक, और अब तो रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम के ऊपर अटैक। ये क्या हो रहा है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनाव में बंग भूमि से राष्ट्रवाद की तरंग निश्चित रूप से उभर कर आने वाली है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। जो तस्वीरें हाल फिलहाल में आई, कहा गया कि उद्धव ठाकरे कसमसा रहे हैं उस गठबंधन में, बहुत दिन नहीं है जब वो फिर से NDA के साथ हो। देखिए, बहुत सहज और स्वाभाविक बात है कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एक दौर में जब हमारे साथ थी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के समय में, उस पार्टी और इसमें कितना अंतर आ गया। आप सोचिए कि ये वो पार्टी है जिसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उस दिन हमारे नेता डिफेंसिव में थे कि अगर बाबरी मस्जिद गिराने में हमारे कारसेवकों का रोल है तो मुझे इस पर गर्व है। हमारा पैर। वो बाल ठाकरे जी, जिनसे पूछा गया कि 93 के मुंबई के दंगों में लोग कह रहे हैं आपका हाथ है, तो उन्होंने कहा हाथ नहीं पैर है। वो बाल ठाकरे जी जिन्होंने ओपनली कहा था कि अगर सड़क पे नमाज होगी तो सड़क पे महाआरती भी होगी। वो बाल ठाकरे जी जिनके समय में पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, शिवसेना वालों ने जाके पिच खोद दी थी और उस गड्ढे में तेल भर दिया था ताकि उसकी रिपेयरिंग में ना होने पाए, वो आज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जब कोई शिवसेना का व्यक्ति आके उस शिवसेना की प्रतिनिधि होने का दावा करता है और फिर कहता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। कि आज वो शिवसेना किसके साथ खड़ी है? उन लोगों के साथ जिनका मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, उन लोगों के साथ जिनका बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन है, उन लोगों के साथ जिनका फरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन है, उन लोगों के साथ जो अफजल को हालात का मारा, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, इशरत जहां को बेटी और जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते हैं। क्या शिव सैनिकों का दिल नहीं कचोटता होगा? किस चीज के लिए? केवल सत्ता के लिए। इसीलिए मोदी जी ने नकली संतान कह दिया। देखिए, जो मोदी जी ने कहा एकदम अक्षरशः सत्य। मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके वीडियो चेक करिए। बाल ठाकरे साहब बोल रहे थे और उस समय उद्धव जी और राज ठाकरे जी दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बाल ठाकरे साहब बोल रहे हैं मैं चाहूं तो इन दोनों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में स्थान नहीं लेगा। मुझे आज तक याद है हम लोगों के साथ गठबंधन की पहली सरकार थी 1995 में, मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार के। उनसे पूछा गया
कि आप पे आरोप है कि आपकी सरकार रिमोट से चल रही है। तो जानते मनोहर जोशी जी ने क्या जवाब दिया था? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं, और वो पार्टी आके सत्ता में बैठे उद्धव ठाकरे जी और दो दो रिमोट चला रहे थे, शरद पवार जी और सोनिया गांधी जी। अब किसी टीवी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को दो रिमोट चलाएंगे तो क्या होगा? वही हुआ जो महाविकास अघाड़ी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे, आपके गृह राज्य पर, हमारा भी गृह राज्य। 4 जून को अगर आप सत्ता में आते हैं, योगी नहीं, इसमें आदित्यनाथ, अगर की बात नहीं है, हमारी इसमें- तरफ से तो अगर ही रहेगा 4 जून तक, योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे 2 महीने के अंदर। देखिए, दिल्ली वाले सीएम क्या है? मुझे वही तो मैंने कहा कि दिल्ली वाले सीएम को हमारे बारे में बड़ा बड़ा ज्ञान पता है, और स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट है, वहां तक नहीं पता लगा। 18 तो साल उनको अपने बारे में कुछ नहीं पता लगता है, सारा ज्ञान दूसरों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो जो कह रहे हैं, आज केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात पे कोई कमेंट करने की आवश्यकता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ बेहतर दिखते हैं। इतना जरूर मैं कहता हूं, इससे ये दिखाई पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, इसका मतलब केजरीवाल के मन में सम्मान का भाव है। अगर ये है तो इसे मैं यथार्थ मानता हूं। अगर ये बयान शातिराना है तो उसका भी उत्तर जनता देगी। वैसे केजरीवाल जी का जो स्टाइल है वो ये है कि दिखाओ बचकाना, रहो अंदर से शातिराना। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी को वैसे टारगेट कर रहे थे कि आ जाइए पीएम बना देंगे आपको। नहीं, आपको ध्यान हो तो कह रहे थे ना, नितिन गडकरी जी को उससे टिकट दे देंगे, तो नितिन गडकरी जी ने उनको जवाब दिया था। इसका एक और भी अर्थ समझिए, जब वो ये बात कहते हैं तो इसका मतलब वो स्वीकार कर ले रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। तय है ना। उन्होंने कहा कि मोदी जी उसके बाद फला को बना देंगे, अमित शाह जी को बना देंगे, मतलब तय है ना कि भाजपा की सरकार आ रही है। इसके लिए केजरीवाल जी को साधुवाद। और वो हमारा सक्सेशन भी बता रहे हैं आने वाले वर्षों में, यानी ये भी मान रहे हैं कि इसका मतलब लंबे समय तक भाजपा ही रहने वाली है। तो कभी कभी क्या होता है, आरोप लगाने के चक्कर में भी हकीकत जुबान पे आ ही जाती है, और वो हो गया। तो इस पूरे उनके वक्तव्य का एक ही सार है, इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ रही है और शक्तिशाली ढंग से आ रही है। आप लोगों पर विश्वास क्यों करे जनता, कांग्रेस पर क्यों ना करे? उसका कारण है, मैं एक ही पंक्ति में कहूंगा, मोदी जी ने आने के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे निकाला। एक्सट्रीम पॉवर्टी में हम 1% लोग रह गए। 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले। 16 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस मिली। 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले घरों को। 16 या 17 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब आवास मिला, जिसमें 3 करोड़ घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के हाथ में। उसके बाद आप देखिए, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 3रा बड़ा देश बना, सोलर पावर के जनरेशन में 3रा बड़ा देश बना। हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। हमारी सरकार आने से पहले कंज्यूमर तो हम दुनिया के नंबर 2 के थे, मगर केवल 2 फैक्ट्रियां थी। आज हम दुनिया के नंबर 2 के प्रोड्यूसर हैं। मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का देश बना। ये बात भी मैं बता दूं, अब भारत में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, यानी स्कूटर या कार जरूर है ये। और नंबर 1 पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम भारत के दुनिया के पहले देश बने। चांद के अछूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम पहले देश बने। महिला शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में हम लोगों ने सुनिश्चित किया, ये करने वाले पहले देश बने। और एक दौर में वो सरकार थी जब पाकिस्तान के झंडे कश्मीर में दिखाई पड़ते थे। अब पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत का तिरंगा पीओके में दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद आप देखिए तो सांस्कृतिक स्वाभिमान वो आया है कि भगवान श्री राम लला विराजमान का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बना है। बिल्कुल। जो कहते थे राम मंदिर बनने के समय पेट्रोल नहीं देंगे मिडिल ईस्ट के देश, तो आज राम मंदिर भी बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत, यूएई और यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और G20 के बाद मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए। और वो कश्मीर जिसमें कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा,
उस कश्मीर में हालत यह है कि डल लेक के ऊपर तिरंगे की कतार दिखाई पड़ती है। और फिर अंत में मैं कहना चाहूंगा, विकास तब हो सकता है किसी व्यक्ति की, जब व्यक्ति को सुरक्षा हो। याद करिए, एक दौर में एक फिल्म आई थी वेडनेसडे, जिसमें वो दिखाता है, कहता है कि वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी, जिसमें कहते हैं कि जब वो आदमी घर से निकलता है तो हर एक एक घंटे पे उसकी वाइफ उसको फोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए ना, चाय पी लिया कि नहीं, कुछ खा लिया कि नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं कि वो हर एक एक घंटे पे जानना चाहती कुछ खाया कुछ पिया कि नहीं, वो जानना चाहती है कि वो जिंदा है कि नहीं। क्योंकि वो स्थिति थी, उत्तर से दक्षिण तक कहां धमाके नहीं थे। चंडीगढ़ में धमाके, चेन्नई में धमाके, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, हैदराबाद, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था ये छूना नहीं, कुछ होगा, पार्क में लिखा रहता था। आज वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब भारत में डर लगने लगा, तब डर नहीं लगता था। तो मुझे लगता है इतना बड़ा बदलाव यदि आया है। और आप एक और बात देखिए, फॉरेन रेमिटेंस में 111 बिलियन डॉलर भारत में आया है पहली बार, यानी विदेशी जो एनआरआई भेजते हैं, उसमें भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया। हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में। आईफोन जो सबसे हाई एंड सबसे महंगा फोन माना जाता है, चाइना के बाहर उसकी सबसे पहली फैक्ट्री अगर बनी है, भारत में बनी है। और डिफेंस प्रोडक्शन पहले नहीं होता था। विमान वाहक युद्धपोत हमने बनाया है, एलएमजी हमने बनाई है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अब हम पहली बार एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और विदेश नीति में तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, रूस के साथ कर रहे हैं। और फिर भी अमेरिका से अच्छे संबंध बने हुए हैं। ठीक है। आप सोचिए कि रूस ने हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है, जो उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। और उसके साथ अमेरिका ने हमें प्रीडेटर ड्रोन भी दिया है, जो कि उसने किसी नेटो कंट्री के बाहर नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा दृश्य देखेंगे तो आप एक ही लाइन आपके मुंह से निकलेगी कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान का। ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ सवालों को मैं मिक्स कर देता हूं। जो बयान है, खड़गे साहब कहते हैं बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी जहर है। अखिलेश यादव कहते हैं कि घोटाला अपने चरम पर है, आजकल 500 mg पैरासीटामोल से अब बुखार नहीं उतरता, उसमें 600-650 लेना पड़ता है। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, जो जहर की बात है तो खड़गे जी जो बोल रहे हैं, तो खड़गे जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, उन पे पुराने गीत की पंक्ति लागू होती है, दुनिया में जो हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए, दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वो क्या अपमान का जहर पीकर उनको चलना पड़ रहा होगा कि अपने से 2 पीढ़ी नीचे राहुल गांधी जी के पीछे खड़े होना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है वो बहुत साफ दिखता है। दूसरा आपने प्रश्न किया था अखिलेश जी पे। अरे भाई, जिनको वैक्सीन में बीजेपी की वैक्सीन नजर आती है, उनको 500 mg की पैरासीटामोल से 650 mg होना, चूंकि बैक्टीरिया अपना म्यूटेशन करते हैं, वायरस अपना म्यूटेशन करता है, इसलिए उसकी एफिकेसी कमजोर हो जाती है। आप बताइए साहब, ये विदेश से पढ़ के आए, ये पढ़े लिखे की बात करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे नेताओं के हाथ में कभी देश की सत्ता ख्वाबों ख्यालों में चली जाए तो क्या होगा समझा जा सकता है। जिनको पैरासीटामोल की बढ़ती पावर में इन्फ्लेशन नजर आए। वैसे अखिलेश जी के टाइम में तो पावर जो थी पैरासीटामोल की नहीं चलती थी, पावर तो बाहुबलियों की चलती थी। राहुल गांधी 4 जून को पीएम नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अनेक अवसरों पर अनेक बार बहुत सारे बयान देते रहे हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री जी पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर जो अपना आगे का एजेंडा है, क्योंकि 10 साल का हमारा कार्य है, 25 साल का एजेंडा है, और उन्होंने कहा कि अमृतकाल के 25 वर्ष 1000 साल के भारत का आधार प्रस्तुत करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और शायद ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 4 जून के बाद, कांग्रेस की करारी हार के बाद, कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी जी के विरुद्ध विद्रोह और विभाजन हो सकता है। अभी 4 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 2 गुटों में पार्टी बंटने वाली है। तो हो सकता है 4 जून के बाद राहुल गांधी जी की स्थिति ये ना हो जाए कि न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, तो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। अच्छा, यूपी में राजा भैया का सपोर्ट नहीं मिला, कमजोर तो नहीं हो जाएंगे कुछ सीटों पर पूर्वांचल में? नहीं, देखिए, राजा भैया निर्दलीय हैं, वो एक स्वतंत्र नेता है, वो अपने हिसाब से जो चाहे निर्णय लें, परंतु देश की जनता और
प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में अपना निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक जनादेश देने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश की जनता भी इंटरनेशनल क्वेश्चन छूट रहा था, पाकिस्तान से हमें डरना बेहद जरूरी है, एटम बम है उनके पास। देखिए, हम दुनिया के इकलौते देश थे। दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है अच्छा, तो क्या उस पे होता है? दो बयान आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इंटरव्यू में कि गया था लाहौर, देख के आया था बिना वीजा के, कितनी हिम्मत है उनकी। और योगी जी कहें फ्रिज में थोड़ी रखूंगा बम मैं उसको। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अ, भारत और पाकिस्तान का रिलेशन दुनिया में बड़ा अलग है। हम्म, आप गली मोहल्ले की लड़ाई से लेके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तक देख लीजिए, हमेशा छोटा और कमजोर कहता बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। हम्म, यहाँ हम बड़े और ताकतवर देश थे और छोटा और कमजोर हमको सताता। और उसके बाद वो तरह तरह की बातें हमसे कहता रहता था। मगर अब बदलाव इतना आया है कि बस वही उदाहरण याद करिए कि जब पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था, उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। वो करके दिखाया है। उसका कारण क्या है कि जैसे हमारी तरफ लखनऊ में एक कहावत होती है, पुराने लोग नवाबी जमाने की बातें करते थे तो लोग कहते थे, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो उसी प्रकार मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ा करते हैं और वो जाते हैं बालाकोट तक काम करके भी चले आते हैं। वो दिन लद गए जब पाकिस्तान आता था और घुस के मार के चला जाता था और हम सिर्फ चिल्लाते रहते थे। अब दिन वो है कि हम जाते हैं और घुस के मार के आते हैं। ठीक। वो दिन लद गए जब पाकिस्तान और हमको बराबरी पे तौला जाता था। आज पाकिस्तान खुद मानता है कि वो हमारी बराबरी पे नहीं है। इसलिए वक्त ने इतना बड़ा बदलाव किया है कि अगर मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं तो शायद जो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य था, उससे प्रेरणा लेते हुए मोदी जी ने निर्णय लिया कि कहने को तो राणा कहे वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारिए आप 10-20 ठीक मारिए। है, आखिरी सवाल, फिर उसके बाद रैपिड फायर। मोदी जी का एक चैनल पर इंटरव्यू हुआ, वहां पर उन्होंने कहा कि जब तक माँ थी लग रहा था मैं बायोलॉजिकल, जब से माँ गई है ऐसा लगता है कि ईश्वर ने किसी काम के लिए मुझे भेजा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अपने आप को भगवान का अवतार मानने लगे। देखिए, जब ईश्वर ने, हमारे यहाँ तो माना गया, हर व्यक्ति मानता है हम्म, कि मैं, ईश्वर ने जो कार्य हमें तय किया होगा हम उसी के निमित्त बने। हम्म, भारतीय संस्कृति में माना जाता हम और आप भी कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको नियत किया उसके लिए कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति राष्ट्र के स्तर पर कार्य करे और ये माने कि मैं निमित्त बनकर कार्य कर रहा हूं, वो लोगों को शायद हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में पता नहीं। हम्म, जब भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है प्रेरित होने के लिए, तो क्या कहा है? उन्होंने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं तुम करो, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, यू आर जस्ट ए मीडियम। तो मोदी जी ने वही कहा जिसे हम कहते हैं ना, स्वयं सेवा से मां की सेवा का व्रत धारा है। तो उस समय जब वो प्रचारक जीवन के रूप में निकले थे, उसी समय तय कर लिया था कि भाई कहते ना कि दैवीय कार्य है, भारत माता की सेवा दैवीय कार्य है, तो उसके लिए जीवन समर्पित करके नहीं थे। अब दैवीय प्रेरणा से उस कार्य से वहां तक पहुंचे तो उसको भी यही कार्य मान के, ये पवित्र भाव से कार्य करने का प्रतीक है। मगर जिनकी भावना अपवित्र हो उसको इसमें भी कोई ना कोई राजनीति दिखाई पड़ती। ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड, कुछ सवाल नाम लूंगा, आप उन पर जो भी कहना चाहें कम शब्दों में ही। सबसे पहला नाम अमित शाह। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्र हूं विष छोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूंगा, है अमित सामर्थ्य मुझ में याचना मैं क्यों करूंगा। योगी आदित्यनाथ। हनुमान ते ही परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अखिलेश यादव। पिताजी की विरासत प्राप्त की हम्म, और अपनी सियासत से उसे सतह पर ले आए। अन्नामलाई। दक्षिण के क्षितिज पर उभरता हुआ सितारा। तेजस्वी सूर्य। युवा और संभावनापूर्ण
सामर्थ्यशाली युवा मोर्चा के नेता। माधवी लता। अभी निर्णय आएगा, परिणाम तब सबको समझ में आएगा कि इसमें कितनी चौंकाने वाली संभावनाएं नहीं। केजरीवाल। इन पे तो मैं पहले भी बोल चुका हूं। हम्म। ये बेचारे अन्ना को गुरु मानकर राजनीति शुरू किए थे, जिस रामलीला मैदान में, उसी में लालू प्रसाद यादव को गुरु मान लिए। तो इनके लिए तो वही पंक्ति है जो मैंने पहले भी बोली थी कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, तुम शराब घोटाले में तो अंदर हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई। स्वाति मालिवाल। संघर्ष अपनों से, एक लाइन में कहूं, दोस्त दोस्त ना रहा। ममता बनर्जी। भतीजे के मोह और वोट के भ्रम में कई बार सच दिखते हुए भी नहीं दिखाई देता है। युवा नेता राहुल गांधी। चिर युवा नेता कहिए। चिर युवा नेता राहुल गांधी। चिर युवा नेता हैं राहुल गांधी, जो चिर युवा भी हैं और चिर व्याकुल भी हैं। और वो जिस ढंग की बातें करने लगे हैं, कुछ बड़ी अनर्गल प्रकार की, और वो कह रहे हैं हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना है, मुझे ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही, मुझे वो दिखाई पड़ रही, पता नहीं उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है क्या नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उनको एक लाइन में कहना चाहूँगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। युवा नेता कहा ना आपने, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के जाना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। राहुल गांधी दो यात्राएं कर चुके, मगर नतीजा क्या रहा। और वो जिन पुराने मुद्दों को सोच रहे हैं कि उनके माध्यम से जो पूरे भारत की राजनीति में दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच लेकर पता नहीं क्या सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा राहुल गांधी के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक है सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। बीजेपी वॉशिंग मशीन। जो कहते हैं उनसे पूछो गंदगी की फैक्ट्री कहाँ है, गंदगी की गठरी कहाँ है, इसका जवाब दें तो फिर वॉशिंग मशीन बताया जाएगा। 370 राम मंदिर के बाद आगे क्या? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। सुधांशु त्रिवेदी अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उस भारत भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अर्थात वो भारत भूमि धन्य है, देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, और स्वर्ग के तमाम सुखों का उपभोग, समस्त सुखों का उपभोग हजारों वर्षों तक करने के उपरांत मनुष्य रूप में इस भूमि पर जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि यही मोक्ष भूमि है, यही पुण्य भूमि है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिसने भारत की इस धरती पे जन्म लिया है, अगर इस धरती पे जन्म लेकर, इस पुण्य भूमि में जन्म लेकर आपने आध्यात्म भारत के और ज्ञान इसका थोड़ा बहुत भी आपने अनुपान नहीं किया, तो फिर तो वही है कि तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी मोले जाए। ये ना हो तो इस भारत भूमि के लिए, पुनः फिर कह दूं, जिसके लिए जर्मन फिलोसफर ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, उसने कहा था कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, और अगर मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा। बस यहाँ जन्म लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, और उसके ज्ञान का यदि कोई एक बूंद भी मिल सके तो ये उसकी सार्थकता है। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद और फायर ब्रांड नेता सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। अब आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये चर्चा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, क्योंकि आपको आगे और भी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा और उनसे इसी तरीके से बातचीत करता रहूंगा। नमस्कार।